आपके सामने भस्मारती संपन्न हुई। कभी आप अंदाज लगा लो कि 1-1.5 घंटे में बड़ी मुश्किल से सजा सुजू के भगवान को तैयार किया गया, लेकिन जैसे जल के सामने भगवान की रूप की शुरुआत की थी, आप ऊपर उठ के बाहर नहीं होगे, उसके पहले वापस जल से पूरा वैसे ही निराकार रूप बना देंगे। जो 4 बजे था वही 6 बजे मिलने वाला है। तो कभी कभी मन में आता है कि इतनी मेहनत करी, कम से कम दिन भर तो रहने दो। लेकिन वो जीवन दृष्टि है, जन्म से मृत्यु की पूरी लघु यात्रा वो आपके सामने भस्मारती के रूप में दिखाएंगे। वो आपके आनंद का वो अवसर रहेगा। वो जीवन दृष्टि हमको दिखाई देगी कि इस संसार में जो जन्मा है वो सब एक बार जन्म के बाद उसका जन्म सदैव मृत्यु की ओर दौड़ते हुए है। कोई अमर नहीं। हर कोई जो जन्म लेकर आया है, अब उसका जन्म नहीं है, वो मृत्यु की यात्रा है। कोई आज पहुंचेगा, कोई कल पहुंचेगा, कोई परसों पहुंचेगा। जिसका जितना समय परमात्मा ने प्रारंभ में दिया है उतना समय उसके पास है। लेकिन इस सारे चीजों में, वास्तुकारों में जब बात बोल रहा हूं और मैं मुख्यमंत्री के नाते से बोल रहा हूं, तो मुझे अपनी भूमिका का भी स्मरण है, जिसके कारण से मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, आपके एसोसिएशन को बधाई देना चाहूंगा कि आपने भोपाल का, मध्य प्रदेश का चयन किया। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं सरकार की ओर से। इसकी 2 भूमिका है। एक, वर्तमान में शासन के व्यवस्थाओं का मैं अभी वर्तमान में पात्र अधिकारी, लेकिन इस नाते से नहीं, एक और बड़े कारण से। भोपाल में जब मैं बात कर रहा हूं तो भोपाल में राजा भोज का 1000 साल पुराना वो वास्तुशिल्प का उनके अद्भुत नमूने आपको दिखाई देंगे, जिसके बलबूते पर काल के प्रवाह में हमारे वास्तुशिल्प की कितनी अलग प्रकार की उन्नत अवस्था थी, उसके प्रमाण भी आपको दिखाई देंगे। ये भोपाल का ताल आपको दिखाई देगा, जो भोपाल का ताल नहीं, मूलतः ये बांध है। अब इसकी कल्पना आप करें, बांध और तालाब में जो अंतर होता है आप सबको मालूम है। तालाब में जितना पानी भराओ, उस पानी के भरने की क्षमता ऐसी होती कि उससे बांध का रूप कब बनता है, जब वो पाल तोड़ के निकल जाए। लेकिन तालाब आपको कहने के लिए तालाब है भोपाल का तालाब नहीं है, ये भोपाल का बांध है। लेकिन बांध बनाने की 1000 साल पुरानी विधा भी कैसे थी, जो आज भी हमारे लिए समसामयिक होगी। आज नदी में कोई भी बांध बनाता है तो उसकी मुख्य धारा को रोक करके पानी स्टोर करने की क्षमता होती, और जब मुख्य धारा में पानी के ऊपर बांध बनता है तो हमारा कितना ही अच्छा उन्नत सब प्रकार का मटेरियल लगे, आज नहीं तो कल उसको टूटने की संभावना पूरी होती और लागत भी कितनी बढ़ जाती। लागत भी जितनी धारा जितनी तेज आएगी, टिहरी के बांध से लेकर के अपने मोरवी के बांध तक सब दूर हमने ये विभीषिकाएं देखी है, लेकिन ये बांध उससे उत्कृष्ट श्रेणी का है। इसकी भौगोलिक अवस्था ऐसी कि चारों तरफ चट्टान में पानी रोक रहा है, कोई मुख्य धारा को नहीं रोका है, और इसका डिस्चार्ज बहुत छोटा सा अलग से, पानी का लेवल वहां से मेंटेन हो जाता है, लेकिन ये पूरा बांध भरा रहता है। ये आज भी ये विधा की जरूरत है बांध बनाने में, जिसमें न्यूनतम खर्च में अधिकतम पानी का स्टोर कर ले, और बांध की संभावना बहने की है ही नहीं। इसलिए भोपाल इस तालाब के पूरे नीचे बैठा हुआ है, पूरा बसा हुआ है। लेकिन भोपाल के लोगों को कभी ये बांध खतरे में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए चट्टान हमेशा उनके रोकने का काम करेगी और पानी को स्टोर करने का काम भी हो रहा है। तो एक तरह से ये भी उत्कृष्ट उदाहरण जल रचनाओं को लेकर के, डैम बनाने को लेकर, आज के समय में भी ये अगर अच्छा लगता हो तो हाथ में ताली का कुछ आनंद आ सकता राजा भोज के लिए। मैं ये उदाहरण के बाद आपको दूसरा उदाहरण हमारे सामने है, जो अपने वर्तमान में राजा भोज के मंदिर का उदाहरण आपको दिखाना चाहूंगा। राजा भोज ने अपने भोजपुर का ताल और तालाब बनाते हुए शहर के अंदर यहां भोजपुर का मंदिर बनाने की कल्पना की। वो स्टोन पे पूरा बना हुआ नक्शा आपको दिखाई देगा। वो सारी चीजें, आपके सारे गणित जितने भी आपने पढ़े होंगे, वो सारे के सारे उस सारी चीजों को मूल रूप से ध्यान रखते आपको आंखों के सामने दिखाई देगा। अगर आप मांडव जाओगे तो मांडव के अंदर राजा मुंज का तालाब, मांडव में इतिहास समय सदा सरीका नहीं रहता है, समय बदलता रहता है। तो बाद के क्रम में कई और राजा आए, कई आक्रांत आए, लेकिन मूल रूप से वो वास्तुशिल्पकार राजा मुंज अर्थात राजा भोज के बड़े भाई, ये दोनों सिंधुराज के बेटे, एक बेटे जो मुंज में मतलब घास में मिले थे, और बाद के उनके अपने बेटे जो राजा भोज कहलाए। इस कहानी पे
केवल मैं एक बात बोल के ये जो राजा भोज के उस गौरवशाली इतिहास को याद दिलाना चाहूंगा। एक जाने अनजाने हमारे लिए अपनी कई गौरवशाली घटनाओं को कभी कभी गलतफहमी में हम कहां से कहां पहुंचा देते। एक कहावत चली, कहां राजा भोज कहां, अब ये इतना पुरुषार्थी घटनाक्रम है और कहां सत्यानाश हो गया। गांगेय और तेलप दो बड़े बड़े राज्य हैं और गांगेय तेलप के दो बड़े बड़े राज्य को राजा भोज की सेना ने एक साथ एक बार में ही युद्ध से हरा दिया। तो उस समय पूरे भारतवर्ष और दुनिया में कहावत चली थी, कहां राजा भोज का गांगेय तेलप, धीरे 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 भारत माता की जय, कहां से कहां पहुंच गए। कहां गांगेय तेलप और कहां राजा भोज। लेकिन कोई बात नहीं, हमको केवल मैं आपको स्मरण इसलिए करा रहा हूं कि राजा भोज आपके ही बड़े भाई थे, वो बहुत अच्छे वास्तुकार भी थे, इसलिए मैं आपके बीच ये बात पहुंचा रहा हूं। एक व्यक्ति के कितने रोल होते हैं। राजा भोज की पुस्तकें आज भी आपको वास्तुशिल्प के बारे में भी मिलेगी, आयुर्वेद के बारे में मिलेगी, शासन की नीतियों के बारे में मिलेगी, सब सर्वगुण संपन्न कई सारे विधाओं का, कई प्रकारों का ज्ञाता अगर कोई है तो राजा भोज। इसलिए कहानी उनके साथ जुड़ती है राजा भोज और विक्रमादित्य वाली। जब वो अपने ऐसे सारे गुणों के बलबूते पर वो विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठना चाहते। विक्रमादित्य उससे 1000 साल पहले हैं, अर्थात विक्रमादित्य आज से 2000 साल पहले हैं, राजा भोज 1000 साल पहले, और हम 1000 मतलब आज बात कर रहे हैं। लेकिन इतने गुण संपन्न व्यक्तियों के बीच के एक राजा मुंज का, जो मैंने बताया उनके बड़े भाई हैं, इनके मांडव के वास्तुशिल्प को आप देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा। मांडव की पहाड़ियों में मूल रूप से राजधानी राजा भोज को, उनके पूर्ववर्ती सभी परमार वंश की राजधानी उज्जैन थी। लेकिन जब आक्रांताओं के दिल्ली तरफ से आक्रमण बढ़े तो मैदान इलाका होने से जीवन की सुरक्षा के लिए, सेना की विजय के लिए, नागरिकों को बचाने के लिए ये मांडव की तरफ राजधानी ले गए। और मांडव में पहाड़ियों से बना हुआ वो अद्भुत पठार, जिसके ऊपर बड़ा तालाब मुंज का है, मुंज के तालाब के बाद उससे एक जहाज महल बना। जहाज महल के बाद 3 स्टेप पे नीचे नीचे जल की रचना इतनी अच्छी अद्भुत है, आप देखोगे तो आनंद आएगा। और उसको जल की एक एक बूंद को बचाते थे। ये आपका जकोजी और पता नहीं क्या क्या जो आज के समय सम्मान आपको मिलेंगे अपने हाथ, सारी चीजें आपको दिखेगी। आप सारा का सारा जिस प्रकार का ये समय चल रहा है, उस सारे समय में 1000 साल, 1200 साल, 800 साल, हर काल का आपको वो अवशेष मिलेगा। आज भी हमको मालूम है अच्छे अच्छे वास्तुशिल्प वाले फेल हो जाते हैं, फिर आखिर में सिंटेक्स की टंकी रख के काम चलाते कि भारत माता की जय, का चक्कर है। अपनी पोल नहीं खुले तो मैं भी थोड़ा थोड़ा आपकी समझता हूं। जो होना हो गया है, लेकिन आपको 800 साल पुराना टैंक दिखाई देगा दूसरी मंजिल के ऊपर। मुझे लगता नहीं कि पूरे दुनिया में कोई ऐसा 800 साल पुराना भवन होगा जहां ऊपर दूसरी मंजिल पे पानी का टैंक बना हुआ दिखाई दे, जिसको आज भी वो लीकेज नहीं है, वो वैसा वैसे ही काम कर रहा है। जब हमारे यहाँ सीमेंट नहीं था, सरिया नहीं था, उस दौर में भी वैसा कैसे टैंक बनाया होगा, और बड़े पैमाने पे बनाया। कई सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन आज प्रधानमंत्री आ रहा है, तो प्रधानमंत्री आ रहा है तो मेरी दुविधा 2 तरह की है। नेता आदमी को माइक मिल जाए तो संकट तो होता ही है, लेकिन समझ भी आ तो थोड़ा हिसाब किताब तो रखना ही पड़ता है। आपने आउटलाइन बनाई तो मैं अंदर अंदर अपना प्लान कर रहा हूं। तो आप बदलते दौर में मध्य प्रदेश बदल रहा है, मैं मध्य प्रदेश की तरफ आपको ला रहा हूं। हमारे ऐसे कई कारण से मध्य प्रदेश की भूमिका पूरे देश के बाकी राज्यों में बहुत अलग प्रकार से है। इसलिए जब आप अपने उस शब्द की तरफ लाता हूं कि हमने जब आपको विश्वकर्मा के नाते से जाना है, तो ये बात सही है कि परमात्मा ने आपके प्रारब्ध में वास्तुकार बनना लिखा है। तो मैं मान के चलता हूं, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप में से कई सारे लोगों को मध्य प्रदेश से जोड़कर देख रहा हूं कि आपकी भूमिका मध्य प्रदेश में भी आपको बुला रही है। आप मध्य प्रदेश की तरफ आइए। मध्य प्रदेश बहुत संभावना वाला प्रदेश, कई सारे कारण से। मध्य प्रदेश, आप देश दुनिया में घूमोगे, पूरे देश में कोई मध्य में है तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंदर भौगोलिक रूप से भी आज हमारी इतना बड़ा राज्य, जो राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य,
भौगोलिक रूप से अगर है तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश भी है जहां कोई तूफान नहीं आता है, कोई बारिश ज्यादा नहीं होती है, कोई समुद्र से घिरा हुआ नहीं है, कोई दूसरे उठापटक वाले झंझट नहीं है, सीधे सच्चे सरल लोग हैं आपके बीच, आपके जैसे रहकर वाले। इसलिए मध्य प्रदेश की कोई विशेष भाषा नहीं, मध्य प्रदेश की कोई विशेष पहचान नहीं, सबको प्रेम करने वाला प्रदेश अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। इसलिए जो जहां से भी आए, किसी स्थान से आए, कहीं से भी आए, एक बार मध्य प्रदेश आए तो यहीं का होकर रह जाता, ये गारंटी मैं देता हूं। इतना आत्मीयता वाला प्रदेश मध्य प्रदेश। तो आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश से अब जब आप आके बात कर रहे हैं तो हमने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे प्रकार से प्लान बनाया है, उस पर हम काम भी कर रहे हैं। कल ही हमने माननीय गडकरी जी के माध्यम से हमारे नेटवर्क, सड़कों का नेटवर्क के आधार पर बहुत जल्दी 2-3 साल का हमारा आने वाले समय में हम कई बड़े बड़े विकसित देशों को पीछे छोड़ देंगे। इतने प्रकार के हमारी सड़कों का जाल अपने यहाँ बिछा रहा है। हमारे प्रदेश से निकलने वाली हर सड़कों को 4 लेन पे ले जा रहा है। कोई सड़क अपने राज्यों को पास के राज्यों से जोड़ के देखेगी। नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश। भारत के अंदर एकमात्र राज्य ऐसा है जिसके पास कोई हिम ग्लेशियर नहीं है, कोई बर्फ का पहाड़ नहीं है, लेकिन नदी की धारा ऐसी है जो बड़ी बड़ी माँ गंगा, जमुना, इनको भी अगर प्राण देती है। जल राशि अगर जोड़ो तो हिमाचल से निकलने वाली जल राशि से कमतर नहीं है, उससे बढ़कर ही जल राशियां मध्य प्रदेश से गुजरती है। मध्य प्रदेश सबको, आसपास के राज्यों को भी जीवन देता है। नर्मदा हो, चंबल हो, ताप्ती हो, सोन नदी हो, सारी की अगर सारी नदियों का उद्गम देखोगे तो मध्य प्रदेश से दिखाई देगा। ऑक्सीजन के मामले में भी हम भाग्यशाली हैं। जितने पूरे देश के अंदर वनांचल का क्षेत्र है, उस वनांचल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश भी कमतर नहीं है। इसलिए हम अपने बहुत सारी विशेषताओं को लेकर बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी भी सबसे तेज गति से अगर बन रही कहीं पे तो मध्य प्रदेश में बनेगी। आने वाले समय में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इनको 4-4, 5-5 जिलों से जोड़ते हुए इसी साल के अंदर, 2 तो भी 1 आध महीने के अंदर ही, इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर, इन जिलों को 5 जिलों को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन की कल्पना लेने। लेकिन वो उस कल्पना जो पुराने मेट्रोपॉलिटन के अनुभव है उसमें संशोधन कर दिया। हमारे यहाँ तो मजाक करते हैं कि हमारे यहाँ मेट्रोपॉलिटन में हमने इतनी सरल भाषा में बात कर दी कि हमारे प्रदेश के अंदर ऐसे कई राज्य मिल जाएंगे, कई हिस्से मिल जाएंगे। जैसे ग्वालियर के अंचल में हमारे बच्चे का नाम ही हम कलेक्टर सिंह रख के काम चला लेते कि कलेक्टर अपना ही बच्चा है, कोई बात नहीं, तो नाम हमारा नाम हम रख देते, लेकिन काम की चीज हमारी ढूंढ लेते हैं कि इसमें सरलता कैसे होगी। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी अगर आती तो वास्तुशिल्पकारों को ही आती। इतने कानून बना दो कि वो सिर ही फोड़ता रहे। आखिर होता वही जो समझाना जाता वो पहले दिन वाली बात, और आखिरी बात में घूम घूम के जलेबी वहीं आके ठेरती, वो पता ही नहीं चलता कहां से क्या नाटक है। यही है ना वास्तुशिल्प। बेचारे कागज काले कर करके परेशान हो जाते हैं। आखिरी का ठप्पा लगता तो वो सोचता पहले दिन और आखिरी में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं। तो मैं तो ये दिन भर ऐसी बात कर सकता हूं। आपका पुनः अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।